नेशनल इनकम में आपने सुना होगा एनडीपी, एनएनपी, जीडीपी। हेलो दोस्तों, सबका स्वागत है आपका प्लूटस एकेडमी में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेहद ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और कुछ लोगों को ये थोड़ा सा पेचीदा भी लग सकता है। आपने बहुत बारी नाम सुना होगा नेशनल इनकम का। नेशनल इनकम में आपने सुना होगा एनडीपी, एनएनपी, जीडीपी। ये सारी चीज़ें में आपको बहुत बारी कंफ्यूजन होती है कि हाँ, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होता है, रेवेन्यू क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है। ऑब्वियसली इन सारी चीज़ों को हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे, और मेरा दावा है कि जो लोग भी इससे पहले नेशनल इनकम बहुत जगह पढ़ चुके होंगे ऑब्वियसली, तो ये जो भी पढ़ रहे हैं आप लोग, या फिर जिनको भी नहीं समझ में आ रहा है, आज के लेक्चर के बाद आई गारंटी यू कि आपको लाइफ टाइम कभी भी नेशनल इनकम में कंफ्यूजन नहीं देखने को मिलेगा। यस, कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनका बैकग्राउंड ऑब्वियसली कॉमर्स नहीं रहता, या फिर जिनका इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड में सही नहीं रहता, उनको जो नेशनल इनकम चैप्टर है बहुत ज्यादा तकलीफ पहुंचाता है एग्जाम में बेसिकली। लेकिन आज के क्लास में हम लोग बहुत ही सरल भाषा में देखेंगे और समझेंगे कि नेशनल इनकम है क्या, क्या क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं, और कैसे कैलकुलेट करा जाता है, ये भी हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं बहुत ही जल्दी। मेरा नाम है विक्की सिंह, एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड एज वेल। ठीक है, और जल्दी से हम लोग पढ़ने वाले हैं आज के क्लास में नेशनल इनकम के बारे में। तो आइए देखते हैं क्या है हमारे पास। आप लोगों ने देखा होगा बार बार ऐसे कुछ ग्राफ्स वगैरह कि नेशनल इनकम क्या होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय आय भी कहते हैं। तो नेशनल इनकम क्या है, यहाँ पे देखिए हम लोग को साफ साफ ये चीजें लिखी हुई हैं। नेशनल इनकम इज व्हाट? द टोटल इनकम अर्न्ड बाय ए कंट्रीज रेसिडेंट्स फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्लूडिंग द इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड एंड एक्सक्लूडिंग द इनकम अर्न्ड बाय फॉरेन रेसिडेंट्स। व्हाट इज इट सेइंग हियर? ये कह रहा है कि जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, ये हमारे पास क्या है कि एक कंट्री के अंदर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, क्या उसके रेसिडेंट्स में, मतलब कि एक कंट्री के लैंड के बॉर्डर में, जैसे इंडिया का बॉर्डर है, तो इंडिया के बाउंड्री के अंदर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, उनका कंबाइंड वैल्यू ही क्या कहलाता है? नेशनल इनकम कहलाता है। बेसिकली उनका कंबाइंड वर्थ ही नेशनल इनकम कहलाता है। लेकिन माइंड यू, हमें यहाँ पे दो चीजें और भी करनी है। एक कि जो चीजें हमारे पास, जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है रॉबर्ट नाम का, वो इंडिया में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बेसिकली वो इंडिया में काम कर रहा है। तो इंडिया में काम कर रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट कहाँ लेके जाएगा? अपने देश में लेके जाएगा। और कोई अगर हमारे पास रहीम नाम का व्यक्ति है जो कि बाहर के देश में काम कर रहा है, लेकिन वो इंडियन है, लेकिन वो कमा के कहाँ भेजेगा? इंडिया में भेजेगा। तो रहीम के इनकम को हम लोग प्लस करेंगे और रॉबर्ट के इनकम को माइनस करेंगे। तो ये सारी चीजें अगर हम लोग देखेंगे तो इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं? नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। बेसिकली इसको आप लोग जीडीपी के टर्म में भी समझ रहे होंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो जीडीपी क्या होता है भाई? कि द वैल्यू ऑफ टोटल एंड फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन ए कंट्रीज बॉर्डर। ठीक है, किसी भी कंट्री के बॉर्डर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही है, उनका कंबाइंड वैल्यू, नेट वैल्यू ही जीडीपी के टर्म में हम लोग आते हैं। अभी दो टर्म्स है यहाँ पे, एक है गुड्स और दूसरे हैं सर्विसेज। तो गुड्स क्या होती है, सर्विसेज क्या होती है भाई? आपको पता है कि जैसे मैं ये पेन की बात करूं तो दिस पेन इज अ गुड ऑब्वियसली, और मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं ये सर्विसेज में आएंगे। ठीक है, अभी गुड्स क्या होता है कि अगर आप मुझे लेट से 10 रुपीज देते हैं तो मैं आपको ये पेन देता हूं। इट मीन्स कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ एक्सचेंज ऑफ वैल्यू या फिर हमारे पास आइटम हो रहा है। आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपको ये आइटम दिया, बेसिकली एक प्रोडक्ट दिया इन दी फिजिकल मीन्स। सॉरी, अगर मैं ये सर्विसेज की बात करूं तो सर्विसेज जैसे कि आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपको ऑब्वियसली नॉलेज दी, या फिर आपने मुझे पैसा दिया, मैंने आपको फिल्में दिखाई, टूरिज्म कराया, ठीक है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में घुमाया, मूवी दिखाई, कुछ भी दिखाई। तो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ गुड एंड अ सर्विस। आई होप कि आपको गुड्स एंड सर्विसेज के बीच में कोई डिफरेंस अभी जो भी है आपको क्लियर होगा। अभी एक चीज समझते हैं, अभी जैसे जैसे हम लोग नेशनल इनकम की तरफ पढ़ेंगे तो कुछ कुछ टर्म्स एंड टूल्स हम लोग समझते चलेंगे। सबसे पहले देते हैं यहाँ पे, शायद आपको पीपीटी में ये अच्छे से ना दिखे, बट आई विल कॉल दीज नेम्स। तो यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और ये कह रहा है लैंड, ये है लेबर, ये है कैपिटल, ये है एंटरप्रेन्योर। ठीक है, अभी लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर अगर आपको नहीं दिख रहा फिर भी मैं आपको बताते चलूं। अभी मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक पेन है। अभी इस पेन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए लैंड, जहां पे इसके लिए फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो सके। इस पेन को बनाने के लिए हमें चाहिए लेबर जो उस फैक्ट्री में काम कर सके। इस पेन को बनाने के लिए हमें चाहिए कैपिटल, ऑब्वियसली पूंजी चाहिए, क्योंकि हमें ऑब्वियसली पैसा लगेगा ही लगेगा। और इस फैक्ट्री में एक एंटरप्रेन्योर भी होना चाहिए, बेसिकली एक बिजनेसमैन भी होना चाहिए जो इसके बिहाफ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन।
ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों करें, क्योंकि इस पेन को बनाने में जो जो फैक्टर्स इंक्लूड है, बेसिकली जो जो फैक्टर्स हमें चाहिए, तो प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को जो जो फैक्टर्स चाहिए, जो जो चीजें हमें चाहिए, उन चीजों को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो आई होप कि अभी ये चार चीजें आपको क्लियर हो गई कि कोई भी गुड या फिर कोई भी सर्विसेज को निर्माण करने के लिए हमारे पास मिनिमम चार चीजों की आवश्यकता है, और उन चार चीजों को हम लोग बोल रहे हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें पहला है हमारे पास लैंड, दूसरा है हमारे पास लेबर, तीसरा है हमारे पास कैपिटल, और चौथा है हमारे पास व्हाट, एंटरप्रेन्योर, यानी कि बिजनेसमैन जो कि आइडिया देगा। तो इन चार चीजों को व्हाट वी आर सेइंग इट इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। ठीक है, अभी ये क्लियर है तो यहाँ पे आते हैं। अभी यहाँ पे कुछ टर्म्स मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। ये लिखा हुआ हमारे पास हाउस होल्ड, ये लिखा हुआ फाइनेंशियल मार्केट, ये लिखा हुआ है फॉर्म, और ये लिखा है गवर्नमेंट। तो अभी आपको गवर्नमेंट पता है क्या होती है, फॉर्म्स यानी कि ऑब्वियसली जो बिजनेस ऑब्वियसली हमारे पास रन कर रही है, जैसे कि लेट्स से कि टाटा एक फॉर्म है, महिंद्रा एक फॉर्म है, रिलायंस एक फॉर्म है। ठीक है, तो ये सारे फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल मार्केट में फॉर नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि फाइनेंशियल मार्केट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बैंक है अभी के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में इट विल कंसिस्ट ऑफ ओनली बैंक्स। और यहाँ पे हाउस होल्ड्स में जनरल पब्लिक आप मान सकते हैं, आप और हम मान सकते हैं, जनरल पब्लिक मान सकते हैं हाउस होल्ड। अभी इनमें कुछ एरोज दिए होंगे, उस एरो के डायरेक्शंस देने हैं, तो उन एरोज और डायरेक्शन को हम लोग समझेंगे। आई होप कि हाउस होल्ड क्लियर है आपको क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट क्लियर, सॉरी फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन सी चीजें आएंगी, बेसिकली हमने लिया बैंक्स, वो आपको क्लियर। फॉर्म में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आएंगे, और ऑब्वियसली गवर्नमेंट आपको पता है क्या होती है। ठीक है, अभी देखिए, अगर एक हाउस होल्ड बेसिकली आप और हम सेव करेंगे तो अपना सेविंग्स कहां पे रखेंगे, फाइनेंशियल मार्केट में। ऑब्वियसली हम लोग ज्यादातर बैंक्स में रखेंगे, इसी वजह से सेविंग्स का डायरेक्शन हमारा इस तरफ है, फाइनेंशियल मार्केट की तरफ। अभी अगर हमें लोन लेना होगा, बोरो करना होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग बैंक से ही बोरो करेंगे। दैट इज व्हाई ये फाइनेंशियल मार्केट से बोरोइंग का डायरेक्शन हाउस होल्ड्स की तरफ। अभी मान लेते हैं कि अगर एक फर्म है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो पैसा सेव करेगी तो वो भी अपना पैसा फाइनेंशियल मार्केट में लगाएगी। ठीक है, तो वो उनका भी सेविंग का एरो फाइनेंशियल मार्केट की तरफ है। अगर इन्हें भी उधार लेना पड़े, अगर इन्हें भी बोरोइंग करनी पड़ी, तो ये बोरोइंग भी ऑब्वियसली ये बैंक से करेंगे। दैट इज व्हाई इन एरोस के डायरेक्शन इस तरफ है। अभी आते हैं गवर्नमेंट के पास। तो गवर्नमेंट के पास भी अगर पैसा है, तो गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहती कि पैसा बैंक में पड़ा रहे, एक जगह रहे, बेसिकली मार्केट में घूमता रहे। तो गवर्नमेंट भी अगर सेव करती है पैसा, तो वो भी फाइनेंशियल मार्केट में ही लगाती है। ठीक है, और उन्हें भी अगर उधार लेना पड़े, उन्हें भी अगर बोरो करना पड़े, तो वो भी फाइनेंशियल मार्केट से ही पैसा उठाते हैं। तो आई होप कि इन डायरेक्शंस में कौन किस तरफ है और क्यों है, ये आपको क्लियर हुआ। अभी आते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारे पास फॉर्म, और ये है हमारे पास हाउस होल्ड। तो मान लेते हैं इस फॉर्म को ये पेन बनाने की जरूरत है। ठीक है, लेट्स कंसिडर दैट दिस फॉर्म विल प्रोड्यूस दिस पेन। तो अगर ये पेन बनाना है इस फॉर्म को, तो अपना जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, इसको रिक्वायरमेंट चाहिए होगा। हमने पीछे पढ़ा था कि कोई भी चीज बनानी है तो उसको मिनिमम चार चीजों की आवश्यकता है, और उन चार चीजों को हमने बोला था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ऑब्वियसली ये जो फॉर्म है, इनके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां से आएंगे, हाउस होल्ड से आएंगे, क्योंकि हाउस होल्ड से नहीं देंगे। हाउस होल्ड इन्हें क्या देंगे, इन्हें हाउस होल्ड लैंड देंगे, इन्हें हाउस होल्ड लेबर देंगे, इन्हें हाउस होल्ड कैपिटल देंगे, इन्हें हाउस होल्ड एंटरप्रेन्योर देंगे। तो ये चार ही जो चीजें हैं फॉर्म्स को चाहिए, ये मिनिमम चीजें चाहिए ये पेन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो दैट इज व्हाई हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से कहां पे जाएगा, फॉर्म में जाएगा। तो जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बन गया, और लेट्स से ये पेन बन के तैयार हो गया, तो जब ये पेन बन के तैयार हो गया, तो क्या ये पेन खुद ही बनाएगा, खुद ही कंज्यूम करेगा, खुद ही यूज करेगा? ऑब्वियसली नॉट। ये जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये पेन बनाएगी, तो वो सेल करना चाहिए बिकॉज ऑफ प्रॉफिट। तो ये सेल किसको करेगी, फाइनेंशियल मार्केट को? क्या नहीं, ऑब्वियसली इन हाउस होल्ड्स को ही सेल करेगी। तो ऑब्वियसली जब हाउस होल्ड को सेल करेंगी, तो हमारे पास ये एरो देखिए, यहां से ये एरो हमें दिखा रहा है। तो हमने देखा था कि जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से लिया था इन फॉर्म्स ने, तो जिन जिन को पैसा देंगे, बेसिकली लैंड को क्या देंगे, लैंड, अगर लैंड पे हमारे पास क्या लगेगा, लैंड के लिए हमारे पास रेंट लगेगा। लेबर को क्या चाहिए, वेजेस चाहिए, यानी कि सैलरी चाहिए। कैपिटल अगर लोगे, कहीं से लोन उठाओगे, तो ऑब्वियसली उस पर आप इंटरेस्ट पे करोगे। ठीक है, और अगर एंटरप्रेन्योर है, तो एंटरप्रेन्योर को उसको प्रॉफिट चाहिए भाई, एक बिजनेसमैन को प्रॉफिट ही तो चाहिए। तो हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में देखा था कि लैंड चाहिए था, तो लैंड को लेने के लिए हमें रेंट भरना पड़ेगा। लेबर को हमने उठाया ऑब्वियसली हाउस होल्ड से, तो उस लेबर को वेजेस सैलरी देनी पड़ेगी। अगर हमने हाउस होल्ड से कैपिटल उठाया, तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अगर एंटरप्रेन्योरशिप लेंगे ऑब्वियसली, तो उसको प्रॉफिट चाहिए होगा। तो इनको जो भी पैसा हम लोग दे रहे हैं, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पैसा दिया जा रहा है, उसको इन सिंपल टर्म्स नाम दिया जाता है व्हाट, फैक्टर पेमेंट्स। व्हाट, फैक्टर पेमेंट्स।
यानी द प्राइस गिवन टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज फैक्टर पेमेंट्स, एज सिंपल एज दैट। तो अगर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हाउस होल्ड से गए थे फॉर्म्स में, तो फैक्टर पेमेंट्स फॉर्म से कहां पे आएंगी? हाउस होल्ड में। तो दैट इज वाई आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फैक्टर पेमेंट्स। क्लियर है क्या यहाँ तक? अभी जैसा भी होगा आप कमेंट में लिख के जरूर बताएं। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो जब ये फैक्टर्स पेमेंट इनको कर देंगे तो इनके पास ऑब्वियसली पैसा आ जाएगा। अब ये पैसा आ जाएगा तो ये पेन खरीदना शुरू करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये पेन खरीदना शुरू करेंगे तो ये कंजम्पशन करेंगे। कौन करेगा? हाउस होल्ड वाले कंजम्पशन करेंगे। और अगर कंजम्पशन करेंगे, उपभोग करेंगे, तो उसके लिए कुछ खर्चा करना पड़ेगा भाई, फ्री में तो कोई कुछ नहीं देता है ना। तो उसके लिए कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे। बेसिकली ये फॉर्म्स जो है क्या करेंगी? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगी। मतलब कि ये जो पेन बना था इसको कंज्यूम करेंगी, बेसिकली इसका यूज करेगी। तो यूज करेंगी तो क्या करेंगे? उस पे एक्सपेंडिचर खर्चा करेंगे। तो जब ये हाउस होल्ड फॉर्म्स के लिए खर्चा करते हैं तो इनको पेमेंट करेंगे ऑब्वियसली ये हाउस होल्ड, क्योंकि इनसे खरीद रहे हैं। तो उसी चीज को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तभी ये ऐसे हमारा डायरेक्शन है फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म्स। अभी कोई भी डाउट होगा तो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्टर, आई विल एक्सप्लेन इट इन द लेटर डिटेल। ठीक है, तो आई होप ये एरोज यहाँ पे कैसे हैं आपको समझ में आ रहा है। अभी यहाँ पे चलते हैं, ये है फैक्टर पेमेंट्स। तो अभी सारी चीजें प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं बनाएगी ना, कुछ चीजें गवर्नमेंट भी बनाएगी ना। तो अगर गवर्नमेंट वो चीज बनाएगी तो गवर्नमेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां से लेंगी? हाउस होल्ड से लेंगे। तो जब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गवर्नमेंट हाउस होल्ड से लेंगे तो फैक्टर पेमेंट्स भी इनको हाउस होल्ड को करना पड़ेगा। तो देखिए ये फैक्टर पेमेंट्स का डायरेक्शन इधर से गवर्नमेंट से हाउस होल्ड की तरफ। अभी एक और चीज समझते हैं, जब इनके पास पैसा आ जाएगा, पैसा ये कमाएंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स भरेंगे। तो ऑब्वियसली ये टैक्स किसको भरेंगे? गवर्नमेंट को। तो दैट इज व्हाई दिस एरो इज डिफाइंड फ्रॉम हियर टिल देयर। अभी क्लियर है? अभी एक और चीज समझते हैं, ट्रांसफर पेमेंट क्या है। जैसे ट्रांसफर पेमेंट के लिए आप समझते थे ये एक यूनिलैटरल पेमेंट होता है, एक तरफा ट्रांजैक्शन होता है। जैसे आपने सुना होगा स्कॉलरशिप सुना होगा, डोनेशन सुनी होगी। तो अगर सरकार आपको स्कॉलरशिप देती है या फिर किसी को देती है तो क्या आप सरकार को कुछ बैक में देते हैं? नहीं। शुरुआत में मैंने आपको ये पेन दिया था तो आपने मुझे 10 रुपए दिए थे, आपने मुझे पैसे दिए थे तो मैंने आपको ज्ञान दिया था, ऑब्वियसली शिक्षा दी थी। ठीक है, लेकिन सरकार आपको अगर डोनेशन दे रही है, सरकार आपको स्कॉलरशिप दे रही है, तो आप सरकार को बदले में कुछ नहीं दे रहे हो। तो ऑब्वियसली जो ट्रांसफर पेमेंट्स होते हैं, यूनिलैटरल पेमेंट्स होते हैं, सरकार एक तरफा क्या करती है? ट्रांजैक्शन करती है। सरकार ने स्कॉलरशिप दे दी, आपने उसका फायदा उठा लिया, आपने डोनेशन रिसीव कर ली, आपने उसका फायदा उठा लिया, लेकिन आपने सरकार को बैक में कुछ में, फिजिकल गुड में या फिर सर्विसेज में कुछ खास नहीं लौटाया सरकार को। तो जो यूनिलैटरल पेमेंट्स होती हैं जैसे कि स्कॉलरशिप, डोनेशन, तो वो गवर्नमेंट ऑब्वियसली हाउस होल्ड को देते हैं। आई होप अभी ये क्यों इस तरफ है आपको क्लियर होगा। अभी आते हैं यहाँ पे, तो हमने देखा था कि जो ये हमारे पास फॉर्म्स हैं वो कुछ चीजें ऐसे बनाएंगी जो सरकार उसको बाय करेगी। अरे फॉर्म्स तो दोनों के लिए बनाती है ना, बेसिकली हाउस होल्ड के लिए भी बनाती है और सरकार के लिए भी बनाती है। तो जो चीजें सरकार के लिए बनाएगी तो सरकार उनको उनका पेमेंट करेगा। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज सरकार फॉर्म से बाय करती है तो उनका भी पेमेंट वो इन्हीं को करती है। ठीक है, अभी ये एरो आपको क्लियर हो। अभी देखिए, अब अगर ये पैसा कमाएंगे तो टैक्स सरकार को भरेंगे, फॉर्म्स टाटा महिंद्रा जो भी पैसा कमाएंगे तो टैक्स पेमेंट ये ऑब्वियसली सरकार को करेंगे। अभी एक चीज यहां पे कनेक्ट करिए, ट्रांसफर पेमेंट में यूनिलैटरल पेमेंट होता था, अभी सब्सिडीज होती है। ठीक है, बेस्ट एग्जांपल है आज का जो पीएम उज्ज्वला योजना है, जिसमें 900 का सिलेंडर आपको 600 में मिलता है और 300 रुपए आपके बैंक खाते में आसानी से मिल जाते हैं। या फिर लेट से इस पेन को कंसिडर करते हैं, ये पेन 10 रुपए का मार्केट में बिक रहा है, सरकार को लगा कि 10 रुपए तो बहुत ज्यादा है, इस पे सरकार 2 रुपए सब्सिडी दे देती है बनाने वाले को। तो अगर बनाने वालों को 8 रुपए लगा होगा और 2 रुपए उन्होंने सरकार को टैक्स भरा होगा, तो 10 रुपए में मार्केट में ये पेन हम और आप खरीद रहे हैं। तो सरकार क्या करेगी कि 2 रुपए का जो टैक्स लगा रही थी उस पर कुछ सब्सिडी दे देगी। सरकार बोलेगी चलो 1 रुपए की तुम्हारी सब्सिडी हो गई, तो जो तुम 8 रुपए लगा रहे हो वो रख लो, और 1 रुपए जो तुम 2 रुपए टैक्स दे रहे हो तो 10 रुपया हो जा रहा है, लेकिन 1 रुपए उस पर छूट दे रही है सरकार, यानी कि 9 रुपए में ये मार्केट में पेन अभी बिकेगा। तो आई होप सब्सिडी आपको क्लियर होगा कि सब्सिडी किसको सरकार देती है, बेसिकली इन फॉर्म्स को देती है। तो अभी पढ़ते हैं ये वाली चीज, आई होप कि ये चीज और ये चीज दोनों आपको समझ में आया है। अभी यहां पे चलते क्या लिखा है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अभी पढ़ते हैं क्या लिखा है, द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज अ मॉडल ऑफ द इकोनॉमी इन विच मेजर एक्सचेंज रिप्रेजेंटेड एज द फ्लो ऑफ मनी, गुड्स, सर्विसेज एक्सेट्रा अमंग द मेजर इकोनॉमिक एजेंट। So here all these four, households, financial market, governments and firms, these are what? These are major economic agent, है या नहीं है? और आप बताइए क्या हमने ये समझा कि नहीं समझा कि इनके बीच में मनी का फ्लो हो रहा है, गुड्स का फ्लो हो रहा है, सर्विसेज का फ्लो हो रहा है और भी बहुत सारी चीजों का फ्लो हो रहा है।
तो जब मेजर इकोनॉमिक एजेंट्स के बीच में गुड्स का फ्लो, सर्विसेज का फ्लो, मनी का फ्लो, ठीक है, इन सारी चीजों का फ्लो हो रहा है, तो इसी को हम लोग नाम क्या देते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो गया तो बिल्कुल कमेंट में लिख के जरूर पूछना, मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। अभी कुछ टर्म समझते हैं हमारे पास। एक है हमारे पास फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, दूसरा है हमारे पास मार्केट प्राइस, ठीक है। अभी समझते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या है और मार्केट प्राइस क्या है। सिंपल से दोनों टर्म्स है। फैक्टर कॉस्ट यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट, तो जैसे मैंने बताया था कि ये पेन हमारे बनाने में 8 रुपए हमें लग रहा था, ठीक है, तो 8 रुपए इज व्हाट, 8 रुपए इज द फैक्टर कॉस्ट यानी कि प्रोडक्शन कॉस्ट, उत्पादन करने के लिए जो पैसा लगा एक फॉर्म का। अगर मैं बिजनेसमैन हूं और मुझे ये पेन बनाने में 8 रुपए लग रहा है, तो 8 रुपए मेरे क्या होगा, 8 रुपए इज दी फैक्टर कॉस्ट। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर्ड बाय ए फर्म फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन व्हेन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज। अभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप लोग याद करिए क्या होता था, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो अगर ये पेन मुझे बनानी है तो ये 4 चीजें चाहिए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और इन 4 चीजों को जो पेमेंट करते थे वो फैक्टर पेमेंट्स कहलाते थे। तो अभी इसी को बनाने के लिए तो कर रहे हैं, इसका मतलब इनको जो पेमेंट कर रहे हैं फैक्टर पेमेंट्स जो है, उसी पैसे को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फैक्टर कॉस्ट, यानी कि हमारे पास उत्पादन शुल्क, ठीक है। तो उत्पादन शुल्क आपको क्लियर होगा, हमारे पास एफसी यानी कि फैक्टर कॉस्ट। कोई भी चीज को बनाने में जितना पैसा एक बिजनेसमैन का जा रहा है वही उसका क्या है, फैक्टर कॉस्ट। अभी इसका फॉर्मूला भी है, अभी फॉर्मूला थोड़ी देर के लिए हम लोग यहाँ पे रोकेंगे, आगे बढ़ेंगे फिर फॉर्मूला के पास आएंगे। अभी दूसरा पढ़ते हैं मार्केट प्राइस, नाम में ही है बाजार मूल्य। तो बाजार मूल्य क्या है, अगर ये पेन जिस पेन पे, सॉरी ऑब्वियसली नॉट जिस पेन पे, जिस प्राइस पे कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है, मार्क माय वर्ड, कोई भी गुड्स को एक कंज्यूमर जिस प्राइस पे खरीदता है वो उसका क्या है, मार्केट प्राइस है, यानी कि बाजार मूल्य है। ना कि जिसपे वो सेल कर रहा है, बल्कि जिसपे आप और हम खरीद रहे हैं, एक कंज्यूमर जिसपे खरीद रहा है उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, मार्केट प्राइस। देखिए वही चीज लिखा है कि मार्केट प्राइस रेफर्स टू द प्राइस दैट अ कंज्यूमर पेज फॉर द प्रोडक्ट व्हेन परचेजिंग इट फ्रॉम अ सेलर। तो एक सेलर से बाय करने के दौरान एक कंज्यूमर जो पैसा पे करता है उसको हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं, और एक पेन को बेसिकली एक गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए जितना पैसा एक बिजनेसमैन लगाता है उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। आई होप दोनों के बीच में डिफरेंस आपको क्लियर हो। अभी समझते हैं इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो मार्केट प्राइस क्या है हमारे पास, फैक्टर कॉस्ट मान लेते हैं कि हमारे पास 8 रुपए है, हमने देखा था कि 8 रुपए इसको बनाने में लगा था, ठीक है। अभी मान लेते हैं सरकार क्या कहती है कि इस पे 3 रुपए टैक्स लेगी सरकार, ठीक है, मान लेते हैं 3 रुपए टैक्स लेगी, और सब्सिडी कितनी देती है सरकार, 1 रुपए की सब्सिडी देती है। तो 8 और 3 11 माइनस 1, यानी कि इसका मार्केट प्राइस कितना हो गया, 10 रुपए। हमने देखा था कि 10 रुपए में मार्केट में मिल रहा था। तो हमारे पास इसका फैक्टर कॉस्ट हो गया 8 रुपए, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया इस पे 3 रुपए, और सब्सिडी कितनी सरकार दी, 1 रुपए। तो ये मार्केट में 10 रुपए पे सेल हो रहा है, बेसिकली बिक रहा था, जिसपे हम और आप खरीद रहे। अभी चलते हैं फैक्टर कॉस्ट पे। तो अभी फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं। मार्केट प्राइस कितना है इसका, 10 रुपीज है इस पेन का, तो 10 रुपीज। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 3 रुपीज, लेकिन माइनस करना है। और हमारे पास सब्सिडी कितना है, 1 रुपए, लेकिन सब्सिडी हमारे पास ऐड करना है। तो 10 में से 3 गया 7, 7 और 1 8। तो क्या हमारे पास फैक्टर कॉस्ट 8 रुपए आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। इसका मतलब साफ साफ है कि ये फॉर्मूला हमारे पास बिल्कुल सही है। तो आपको फॉर्मूला याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, कि फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। इसके अलावा मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ध्यान रखना, यहाँ पे माइनस इनडायरेक्ट टैक्स है, यहाँ पे प्लस इनडायरेक्ट टैक्स है, यहाँ पे प्लस सब्सिडीज है, यहाँ पे माइनस सब्सिडीज है। तो ये मेजर डिफरेंसेस है, हमें आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में याद रखना। एक और छोटी सी चीज है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है, कि जो हमारे पास प्रॉफिट है, आप सोच रहे होंगे सर प्रॉफिट कहाँ पे आएगा, क्या वो फैक्टर कॉस्ट में आएगा या मार्केट प्राइस में आएगा। अगर आपको पता है तो कमेंट में लिख के जरूर बताना। फिलहाल के लिए जान लीजिए कि फैक्टर कॉस्ट में ही हमारे पास प्रॉफिट आएगा, क्योंकि हमने देखा था कि एंटरप्रेन्योर को क्या चाहिए था, प्रॉफिट चाहिए था, तो उसको जो पैसा दे रहे हैं वही तो फैक्टर पेमेंट्स था। इसीलिए कभी भी हम लोग देखते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में ही प्रॉफिट को काउंट करते हैं, जो भी एक बिजनेसमैन को चाहिए। आई होप दोनों चीजें आपको क्लियर होगी। अभी एक और चीज आगे बढ़ते हैं। एक होता है नॉमिनल प्राइस, जिसको हम लोग करेंट प्राइस भी बोलते हैं, एक होता है बेस प्राइस, जिसको हम लोग कांस्टेंट प्राइस भी बोलते हैं। अभी दोनों के नाम में ही आंसर है, लेट्स सी। नॉमिनल प्राइस यानी कि करेंट प्राइस। करेंट प्राइस इज व्हाट, कि करेंट फाइनेंशियल ईयर में इस पेन की कीमत क्या है, वही है उसका नॉमिनल प्राइस यानी कि करेंट प्राइस। अभी ये क्या है हमारे पास, बेस प्राइस, कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस बेसिकली कभी भी चेंज नहीं होता है, और ये दूसरा टर्म क्या है यहाँ पे, बेस प्राइस।
तो हमारे इकोनॉमिक्स में 2011-12 को हम लोग क्या मानते हैं, बेस ईयर मानते हैं, बेसिकली कंपेयर करने के लिए। जैसे अगर मैं बोलता कि 10 रुपए का ये पेन मिल रहा है, तो क्या आप बता पाते ये पेन सस्ता है या महंगा है? नहीं बता पाते। अनलेस एंड अनटिल आपने कभी इसको 5 रुपए में, 8 रुपए में, 9 रुपए में खरीदा होगा, तभी आप बता सकते हैं कि ये महंगा मिल रहा है। अभी जो बच्चा पहली बार पेन खरीद रहा है, उसको क्या पता कि 10 रुपए महंगा है या सस्ता है? ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग एक ईयर लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेस प्राइस, बेसिकली उसी को बोलते हैं कांस्टेंट प्राइस। तो ये 2011-12 में इस पेन की कीमत क्या रही होगी? जैसे मानते हैं कि 2011-12 में ये पेन 5 रुपए का बिक रहा था, ठीक है। अभी हर साल महंगाई आएगी कि नहीं आएगी? तो जब महंगाई आएगी तो अभी करंट ईयर में, ठीक, तो अभी 2024-25 फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो ये पेन हमारे पास 10 रुपए का बिक रहा था। तो देखिए 2011-12 बेस ईयर में प्राइस हमारे पास कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन इस साल में अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो ये पेन 12 रुपए में बिक सकता है, अगर महंगाई कम हो जाएगी तो सेम पेन 8 रुपए में बिक सकता है। इसीलिए इसको हम लोग करंट प्राइस और नॉमिनल प्राइस बोल रहे हैं, और ये चेंज नहीं हो सकता, इसलिए इसको बेस प्राइस और कांस्टेंट प्राइस कह रहे हैं। तो देखिए 5 रुपए मिलता था, अभी 10 रुपए मिल रहा है। अभी यू कैन सी दैट देयर इज इन्फ्लेशन ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे पेन की कीमतों में बढ़ोतरी हो चुकी है। इसीलिए हम लोग दो चीजें कंसिडर करते हैं, एक को नॉमिनल प्राइस और दूसरा बेस प्राइस या फिर कांस्टेंट प्राइस, ठीक है। तो आई होप इन दोनों टर्म्स के बीच में आपको क्लियर है। और ध्यान देना है, जैसे फैक्टर कॉस्ट में प्रॉफिट इंक्लूडेड था, वैसे ही हमारे पास नॉमिनल प्राइस और करंट प्राइस में क्या इंक्लूडेड है? इन्फ्लेशन इंक्लूडेड है, बेसिकली महंगाई इंक्लूडेड। इसमें महंगाई की बात नहीं हो रही। अभी एक टर्म है हमारे पास डेप्रिसिएशन, आपने नाम सुना होगा, नहीं भी सुना होगा तो सिंपल से एग्जांपल देके बताता हूँ, ठीक है। चलिए मेरे पास ये फोन है, ठीक है, लेट से मान लेते हैं कि ये फोन हमारे पास 10,000 का है। अभी अभी मैं लेके आया हूँ मार्केट से, अभी लेके आया आपके सामने, कैमरे के सामने अनबॉक्सिंग करी है, और फिर मैं कह रहा हूँ कि भाई ले लो, मुझे ये पसंद नहीं, ठीक है तुम रख लो। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपने पूछा सर कितने में दोगे, मैंने बोला 10,000 में लेके आया और कितने में दूंगा। अभी अभी लेके आया, तुम्हारे सामने ओपन करा है, 10,000 में ही दूंगा। आप लोगे क्या? जेन्युइनली बताना, आप नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि आपको लग रहा है ये थोड़ा बहुत यूज हो चुका है। और इजी एग्जांपल से समझते हैं, अगर आप कोई कार इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई बाइक इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़े दिन उसमें वियर एंड टीयर हो जाती है, वियर टीयर में उसकी वैल्यू में डेप्रिसिएशन देखने को मिलती है। हिंदी में पढ़िए मूल्यह्रास, ये उसकी मूल्य में ह्रास हो रही है, बेसिकली मूल्य में कमी हो रही है, उसी को हम लोग इंग्लिश में डेप्रिसिएशन कह रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन और कुछ नहीं है कि डेप्रिसिएशन और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल रिफर्स टू द लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, एक्सीडेंटल डैमेजेस और ऑब्सोलेंसेस। मतलब अगर आप कोई भी चीज यूज करते हैं, चाहे वो 1 सेकंड ही क्यों ना करें आप, या फिर उसको 10 साल ही क्यों ना करें, तो उसमें कुछ ना कुछ उसके वैल्यू में गिरावट देखने को मिलती है। उसी को इंग्लिश में इकोनॉमिक्स के टर्म में हम लोग डेप्रिसिएशन और हिंदी में बहुत ही सुंदर मूल्यह्रास के नाम से जानते हैं। आई होप ये टर्म आपको क्लियर होगा। अभी ये टर्म क्लियर है तो एक और चीज समझते हैं जो हमने पहले पढ़ा था, NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अभी NFI क्या है? नाम में ही आंसर, सारी चीजों का जनरली हमारे पास नाम में ही आंसर। देखिए क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कुछ ना कुछ इनकम क्या रहा है, अब्रॉड वाला है। और हमारे पास क्या वर्ड है? नेट फैक्टर इनकम। अभी देखो इकोनॉमिक्स में जहां भी नेट आ जाए ना तो समझ लेना कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। ध्यान देना, जहां भी नेट वर्ड आ जाए तो समझ लेना कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, ठीक है। अभी देखो, अभी NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। अभी इसको भूल जाते हैं, इतनी अंग्रेजी में क्यों बात कर रहा। आपको याद है मैंने नाम बताया था दो, एक नाम बताया था रॉबर्ट का और एक नाम बताया था रोहन का। अगर रोहन नहीं बताया है तो कुछ और बताया होगा, फिर भी आप मान लेते। तो रॉबर्ट आपको थोड़ा सा इंग्लिश में नाम लग रहा है, रोहन इंडियन नाम आपको लग रहा है। तो रोहन मान लेते हैं हमारे पास UAE में काम करता है और रॉबर्ट हमारे पास इंडिया में काम करता है, ठीक है। अभी आप ही सोचो कि रोहन जब UAE से पैसा कमा के इंडिया में भेजेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। और रॉबर्ट इंडिया से पैसा कमा के अपने देश में भेजेगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। लिटरली सॉरी अबाउट इट, ठीक है। तो NFIA क्या है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब कि इंडिया में जितने भी रोहन जैसे लोग हैं जो बाहर से पैसा कमा के इंडिया में भेज रहे हैं, उनके इनकम को प्लस करना है। और जो भी हमारे पास रॉबर्ट जैसे लोग जो भारत में रह के अपने देशों में पैसा भेज रहे हैं, उनके इनकम को माइनस करना है। तो इन्हीं दोनों के बीच के इनकम को अगर माइनस करते हैं तो उनका जो हमारे पास डिफरेंस निकल के आता है, उसी को नाम देते हैं क्या? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी कि हमारे पास NFIA फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि अब्रॉड से हमारे यहाँ कितना पैसा आया, और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, मतलब कि हमारे यहाँ से अब्रॉड कितना पैसा गया। आई होप NFIA टर्म आपको क्लियर हो, ठीक है। चलिए अभी अगला चलते हैं।
ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है, और जीडीपी जो हमने शुरू में देखा। पहले जीडीपी देखते हैं। जीडीपी क्या है? टोटल, ये मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्रीज बॉर्डर ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड रिगार्डलेस ऑफ हु ओन्स द प्रोडक्शन। तो जीडीपी हमने देखा कि भारत की सीमा के अंदर में एक साल के अंदर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनका कंबाइंड वैल्यू, उनका मार्केट प्राइस ही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक बार फिर से सुनिए, भारत की सीमा के अंदर में एक साल में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनका कंबाइंड वैल्यू ही क्या कहलाता है? उनका कंबाइंड मार्केट वैल्यू ही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। और यहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि कौन व्यक्ति इंडिया में बना रहा है, चाहे वो रॉबर्ट बनाए, विकी बनाए, रोहन बनाए, बेसिकली इंडिया में बनना चाहिए, कोई भी व्यक्ति बनाए, रिगार्डलेस ऑफ हु ओन्स द प्रोडक्शन, मतलब कि कौन उसको प्रोड्यूस कर रहा है, बस इंडिया में बनना चाहिए, हमें ये मतलब, ठीक है। तो आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि नेशनल इनकम क्या है सर। तो अगर जीडीपी को पूरे के पूरे ऑब्वियसली हमारे पास पॉपुलेशन से डिवाइड कर दोगे तो देश का नेशनल इनकम निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। अभी ये टर्म है हमारे पास ट्रांसफर पेमेंट्स। तो ट्रांसफर पेमेंट्स हमने पीछे भी देखा है कि स्कॉलरशिप्स हो जाए, डोनेशंस हो जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती है? ट्रांसफर पेमेंट की कैटेगरी में आती है। यूनिलैटरल पेमेंट्स याद होगा आपको कि जिसमें सरकार आपको कुछ दे रही है, आप सरकार को शायद ही कुछ दे रहे हैं, बेसिकली ना के बराबर कुछ चीजें आप ऑफर करते हैं। तो आई होप आपको ट्रांसफर पेमेंट्स क्लियर होगा। अभी ये चार वर्ड समझ लीजिए जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है। इसके बाद जो भी आपको कंफ्यूजन होती है, जीडीपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, ठीक है, जीएनपी क्या होता है, ये सारी चीजें आपको अभी आज ही की क्लास में क्लियर हो जाएगी। बस ये चार चीजें समझ, जो भी वर्ड, मैं हर एक वर्ड से एक वर्ड आपको दूंगा और आपको वो वर्ड बस दिमाग में रखना है। इसके बाद मेरी गारंटी है कि लाइफ में आप कभी भी ऑब्वियसली ये जीडीपी नहीं भूलोगे। आइए देखते हैं। ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब क्या कह रहा है? टोटल वैल्यू बिफोर सेपरेटिंग डेप्रिसिएशन। आप भूल जाइए इस पे बोर्ड पे क्या लिखा, मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल। एक वर्ड याद रखिए, टोटल। अभी दूसरा है नेट। नेट में याद करिए, मैंने आपको बताया था कुछ ना चीजें माइनस हो रही है, ठीक है। तो अभी यही जो ग्रॉस है, टोटल वैल्यू में क्या माइनस हो रहा है? डेप्रिसिएशन माइनस हो रहा है। मतलब ग्रॉस में से अभी आपको पता है डेप्रिसिएशन क्या है, ठीक है, अभी आपको पता है ग्रॉस भी क्या है, टोटल। तो टोटल जीडीपी में से अगर डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा? नेट। याद करिए, हमने देखा था नेट में कुछ ना कुछ माइनस हो। अभी आगे डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब क्या होता है? घरेलू होता है, ठीक है। तो इंडिया के ऑब्वियसली कंट्री के बॉर्डर के अंदर में जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं, इंडिया के लैंड बाउंड्री के अंदर में जो भी चीजें प्रोड्यूस हो रही हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेस्टिक, ठीक है। इंडिया के घर में, घरेलू, तो इंडिया के घर में ऐसे वर्ड आप लोग याद रखें। अभी है नेशनल। नेशनल का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय, मतलब कि इंडिया के सिटीजन ही बनाने चाहिए, कोई बनाए हमें उससे मतलब नहीं है, बस हमें उनसे मतलब है जो इंडिया वाले बना रहे हैं। मतलब कि इंडिया वाले चाहे इंडिया में बनाए, यूक्रेन में बनाए, रशिया में बनाए, जापान में बनाए, चाइना में बनाए, कहीं पे बनाए, इंडिया वाले बनाने चाहिए, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो ये चार वर्ड से एक एक वर्ड मैंने आपको बताया, एक बार फिर से बताता हूं। ग्रॉस का मतलब टोटल, ठीक है। नेट का मतलब कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है, और यहाँ पे क्या माइनस हो रहा है? डेप्रिसिएशन। इसके अलावा डोमेस्टिक में हमने क्या कंसिडर करा? इंडिया की लैंड बाउंड्री के अंदर में। और नेशनल में क्या कंसिडर करा? इंडियन सिटीजन, सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन। इतना याद रखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अभी ये टर्म आपको देख लीजिए, ये टर्म आपको क्लियर हो जाएगा। यही चीजें होती है, आपने सुना होगा नाम जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। इसी में आपको बार बार कंफ्यूजन होता होगा, ठीक है। आज के बाद कभी कंफ्यूजन होगा, आई प्रॉमिस। चलिए अभी जो जो वर्ड मैं बता रहा हूं उस पर आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। प्रोडक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप लोग प्रोडक्ट से समझेंगे कि गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, ठीक है। प्रोडक्ट से क्या समझेंगे? गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। एंड आई होप कि आपको गुड्स का मतलब पता है और सर्विसेज के भी मतलब आपको पता है। इसके अलावा डोमेस्टिक, ये भी वर्ड आपको पता है कि इंडिया के लैंड बाउंड्री के अंदर, ठीक है। अब ये क्या है? ग्रॉस। हमने क्या डिसाइड करा था ग्रॉस के लिए? टोटल। इसका मतलब क्या हुआ कि इंडिया की डोमेस्टिक बाउंड्री के अंदर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनका टोटल वैल्यू, उनका टोटल मार्केट वैल्यू ही क्या कहला रहा है? जीडीपी कहला रहा है, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्लियर है? एक बार फिर से, क्या इंडिया के डोमेस्टिक बॉर्डर के अंदर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं उनका टोटल वैल्यू ही क्या कहला रहा है? जीडीपी कहला रहा है। ये आपको क्लियर है? अभी चलते हैं जीडीपी से हम लोग एनडीपी पे। अभी देखिए, ये दोनों वर्ड सेम है, प्रोडक्ट और प्रोडक्ट। डोमेस्टिक भी वर्ड सेम है। अभी आप बताओ, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए क्या करोगे?
डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, बिल्कुल सही। तो ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए देखिए हमने क्या माइनस करा, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस करा। इट मींस कि जीडीपी से एनडीपी पर जाने के लिए हम लोग जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। क्लियर है, बहुत इजी है, बिल्कुल इजी। अभी चलते हैं हम लोग दूसरे पे, क्या है प्रोडक्ट। आपको समझ में आ रहा है प्रोडक्ट का मतलब क्या है? क्या है हमारे पास ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब टोटल। अभी क्या है वर्ड नेशनल, यानी कि प्रोडक्ट में गुड्स एंड सर्विसेज आती है, ग्रॉस में टोटल आता है, नेशनल में हमने क्या डिसाइड करा था, इंडियन सिटीजन, बेसिकली भारतीय नागरिक। इसका मतलब कि जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास इंडिया में इंडियंस बना रहे हैं, जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज इंडियंस बना रहे हैं, कहीं पे भी बनाए हमें मैटर नहीं करता, चाहे इंडियन बनाए, चांद पे बनाए, कहीं पे बनाए, बस इंडियंस बनाने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जीएनपी, यानी कि पी का मतलब प्रोडक्ट का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, ग्रॉस का मतलब टोटल, नेशनल का मतलब इंडियंस। तो वही हम लोग कह सकते हैं कि जीडीपी प्लस एनएफआई है, इसको हमने क्या नाम दिया है, जीडीपी प्लस एनएफआई। अभी सोचो कैसे होगा जीएनपी बराबर, ये जीएनपी है ना, तो जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एनएफआई कैसे होगा? अरे जीडीपी हमको पता है और जीडीपी में सब एनएफआई है, मतलब कि रॉबर्ट जैसे भाई साहब वाले व्यक्तियों के इनकम को हम लोग माइनस कर देंगे, और हमारे पास राकेश जैसे, रोशन जैसे, जो भी हमारे पास बाहर से भाई लोग कमा के इंडिया भेज रहे हैं, उनके इनकम को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, बेसिकली उन दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो यही तो होगा यहाँ पे, मतलब कि इनमें जीडीपी में जो भी लोग फॉरेनर्स कमा रहे थे उनकी इनकम को माइनस कर दिया, और जो भी इंडियंस कंट्रीब्यूट कर रहे थे उनको इनकम को प्लस कर दिया। तो सिंपल सा है जीएनपी कि क्या, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय ओनली इंडियन। तो दैट इज व्हाई वी हैव रिटन द फॉर्मूला जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस एनएफआई। आई होप ये आपको क्लियर हो। अभी सेम चीज, आसान चीज, जीएनपी देखो, सेम वर्ड प्रोडक्ट, सेम वर्ड प्रोडक्ट नेशनल। अभी ग्रॉस से नेट पे जाने पे क्या करेंगे, अगेन यू आर राइट, डेप्रिसिएशन माइनस करें। तो देखिए हमने भी डेप्रिसिएशन माइनस करा है कि एनएनपी को, बेसिकली एनएनपी हो गया, तो एनएनपी को इसमें से हमने क्या माइनस करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना। तो हमने जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, तो ग्रॉस से नेट पे पहुंच गए। समझ में आया क्या? हमने देखा जीडीपी, एक इंडिया के देश के बाउंड्री के अंदर में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज हमारे पास प्रोड्यूस हो रही है उनका टोटल वैल्यू ही क्या कह रहा है, जीडीपी कह रहा है। जीडीपी पे से एनडीपी जाने पे हम लोग क्या माइनस कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं। फिर हमारे पास जीएनपी कि इंडियन नेशनल्स कहीं पे भी बनाए और उसको जो हम लोग कंबाइंड उसका वैल्यू निकालेंगे, वो हमारे पास जीएनपी होता था। इट मींस जीडीपी प्लस एनएफआई। अभी आपको पता है कि एनएफआई में एक चीज माइनस है, एक चीज प्लस है, और वो क्या है आपको पता है। अभी यहां से जीएनपी से एनएनपी में जाने पे, ग्रॉस से नेट पे जाने पे अगेन डेप्रिसिएशन हमने माइनस कर दिया है। तो देखिए हमने जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन कर दिया। अभी एक इसका फॉर्मूला और हो सकता है, आप लोग कमेंट में लिख के जरूर बताना, एक फॉर्मूला और हो सकता है, वो मैं आपको नहीं बताने वाला, बस बेसिकली हिंट दे सकता हूं कि हम लोग को यहां से यहां पहुंचना है और फिर यहां पहुंचना है। तो अगर आपको थोड़ा भी बहुत समझ में आया होगा तो ये फॉर्मूला लिख के जरूर बताना कि एनएनपी का एक और फॉर्मूला हम लोग क्या बना सकते हैं अपार्ट फ्रॉम जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन। क्लियर है? तो अभी के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं आज का लेक्चर, नहीं तो ज्यादा डीप और ब्रॉड हो जाएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट कृषि लेक्चर में और आगे के टर्म्स आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद।